गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया है। सर्कुलर मोशन के अंदर एक आज अलग टाइप का मोशन पढ़ना है, जो मैं पढ़ा नहीं रहा, दिखा रहा हूं कैसे होता। देखिए, मान ले कि अपने पास एक बॉल है, लेकिन मान क्यों ले, तो सही में है, ठीक है ना। तो ये रही हमारे पास एक बॉल, इसको मैंने धागे से बांध दिया, ठीक है, एक थ्रेड से लटका दिया। अब देखें यहाँ पे, इस थ्रेड को मैं अपने हाथ में पकड़ने के बाद इस तरीके से गोल घुमाऊंगा। आई बात समझ में। तो ये जब इस तरीके से गोल घूमेगा, दिख रहा है ना क्लियर कैसे घुमा रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, कहां पे, जमीन पर। क्लियर हो रही बात। ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है जमीन पर, जमीन पर हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। और ये ऊपर से देखा जाए तो धागा स्लैंट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। ऊपर से धागा स्लैंट हो रहा है और ये इस तरीके से गोल घूम के जमीन पे हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोनिकल, क्योंकि ऐसा कोन जो है शेप बन जाता है और नीचे जमीन पे क्या होता है, वो गोल घूमने लगता है सर्कुलर शेप में। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो इसका डायग्राम बनाऊं तो मैंने जो धागा है हाथ से बांध रखा था, उसको मैंने ऐसे बना दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन ली, और वो जो कोनिकल पेंडुलम है वो इस तरीके से गोल घूम रहा था। आई बात समझ में। क्योंकि इसने क्या किया, चूंकि एक कोन जैसा शेप बना लिया है, इसको हम कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। और ये किसी एक रेडियस में गोल घूम रहा था। ये नीचे रेडियस दे दी इसकी आर, ठीक, जिसमें वायर जो है जिसके ऊपर मैंने बांध रखा था, उसकी लंबाई मैंने ले ली एल। तो अब मुझे ये पता करना है कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि एक बार गोल घूमने में कितना समय लगा। ये गोल घूम रहा है ना इस तरीके से, एक बार गोल घूमने, क्या ये इसकी लंबाई पे निर्भर करता। अगर मैं इसकी लंबाई कम कर दूं तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये फास्ट हो गया पहले से। और अगर मैं इसको ऐसे में ही आगे बढ़ा दूं थ्रेड, तो क्या ये स्लो हो गया, ये और स्लो हो गया। जैसे ही अपन इसकी थ्रेड की लंबाई कम करते हैं, ये फास्ट होता है, ऐसा लग रहा है मुझको। देखो तुम, ये अभी ऐसा है, अब मैं इसकी थ्रेड की लंबाई कम कर देता हूं, तो ये पहले के मुकाबले फास्ट हो गया ना, ठीक है। और रेडियस भी चेंज हो रही है उसकी। तो क्या असर आ रहा है उसके ऊपर, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक वेट तो लग ही रहा है, दूसरा टेंशन लग रहा है। तो वेट लगा दो भाई, वेट लगा दो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लगा दो टेंशन, एंगल बना लो थीटा, टेंशन के कर दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, टेंशन का ये कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, टेंशन का ये कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। और इसके ऊपर एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर है या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। इतने फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर। दिख गया, क्लियर है कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो ये जब गोल घूमेगा, कौन गोल घूमेगा, ये जो बॉल है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कौन सा पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। इसका टॉपिक का नाम क्या है, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम जो है वो जब गोल घूमेगा, तो उस केस में इतने फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगे। थोड़े राइटिंग छोटी लिख दी थी इसलिए मिटा दिया। कोनिकल पेंडुलम, ये हमारे टॉपिक का नाम है। अब बताओ, क्या टी कॉस थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया है, तो हाँ कर दिया है, तभी तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा। क्या सेंट्रीफ्यूगल ने टी साइन थीटा को बैलेंस कर दिया है, तो बोला हाँ कर दिया, तभी तो ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। लेकिन अगर अपन ने स्पीड बढ़ाई, अगर अपन ने स्पीड बढ़ाई, तो एम वी स्क्वायर बाय आर में v बढ़ जाएगा, और v बढ़ जाएगा तो ये यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, तो इसकी जो ये थीटा है ये बढ़ जाएगा ऐसे, क्योंकि ज्यादा तेज घुमाने लग जाओगे इधर हो जाएगा। तुमने ऐसा देखा होगा कि मेले में एक ऐसे गोल गोल घूमता रहता, मेले में एक झूला रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वो यूं होता जाता है ऐसा,
ठीक है ना। इसका मतलब स्पीड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि स्पीड बढ़ाई तुमने, ओमेगा बढ़ाया, इसके वो फ्यूगल ज्यादा लगा, फ्यूगल ज्यादा लगा, तो ये यूं करके ऐसे होने लग गया। आ रही बात समझ में? पहले ये मान लो कि यूं में घूम रहा था, अगर तुमने इसकी स्पीड बढ़ा दी ऐसे में, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये यूं घूमने लगेगा। अब ऐसे चक्कर लगाएगा, और तेज कर दोगे, ऐसे चक्कर लगाने लगे, तो डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। ये वाली जो एंगल है, स्लो कर दोगे तो ऐसा, और बढ़ा दोगे, और बढ़ा दोगे, तो फास्ट कर दोगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा अपने को देखने में आता है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो बैलेंस्ड सिचुएशन है उसमें क्या होगा, टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा। तो मैंने लिख दिया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तुम बोलोगे 1 तो लिख नहीं, अरे लिख रहे, शांति रहो। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार या एम आर ओमेगा स्क्वायर में से जो जब में वो लिख लो। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिख लेता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको इससे बराबर, इसको इससे बराबर। अब ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो t से t कट गया, साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा आ गया, जो कि क्या हो गया, टेन थीटा, विच इज इक्वल टू मास से मास कैंसिल हो गया, v स्क्वायर के अपॉन में क्या आ गया, rg। ये इधर से इधर गया, तो इससे rg टेन थीटा की वैल्यू मिल गई v स्क्वायर, यानी v की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ rg टेन थीटा। ठीक है, ये तो वैसा का वैसे ही आ गया। और बैंकिंग ऑफ रोड्स में जो फॉर्मूला निकला था, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यही निकला था ना बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आरजी, वही का वही इधर भी आ गया, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आरजी टेन थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब उसने बोला कि मान लो कि टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है, तो टेंशन कितनी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका पूरे का स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा भाई, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर इधर वाले जुड़ो, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू इधर वाले स्क्वायर करके, तो एम स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो यह क्या बचा, टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगा, उधर साइड रूट में ले जाऊं तो टेंशन मिल जाएगा मुझको, तो ये इसका आ गया टेंशन। तो देखो वेलोसिटी जितनी ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा, जितनी जम के घुमाओगे उतना टेंस होता जाएगा, वो तो दिख ही रहा। बाकी की चीजें वेट पे भी डिपेंड करता, ज्यादा भारी चीज लगा दी तो टेंशन ज्यादा आएगी। तो ये हमारा आ गया दूसरा फॉर्मूला, जिसको अपन क्या बोलेंगे, टेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, इट इज द टेंशन एंड इट इज द वेलोसिटी। कौन सी वाली, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, कौन सी वाली वेलोसिटी, लीनियर है, एंगुलर नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे काय में निकल गए, कोनिकल पेंडुलम। चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। पॉज का बटन दबाओ, नोट कर लो। चलिए लिख लिया आपने। अब ये बताओ कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब ये नीचे ही नीचे यूं गोला गोल घूम के आएगा, इसमें कितना समय लगेगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। अब जहां जगह नीचे वहां लिख देता हूं क्वेश्चन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का टाइम बताएं, कोनिकल पेंडुलम का टाइम बताएं भाई। तो टाइम पीरियड में सिंपल है, ये जिस स्पीड से यूं गोल घूम रहा है वो कितनी है, v है, और इसे एक चक्कर लगाना है यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना, 2 पाई आर, और ये ऐसे में तो कांस्टेंट स्पीड ही है,
इसमें से तेज थोड़ी हो रहा है, भले ही एक बार तेज कर लिया पर फिर कांस्टेंट है। जैसे पंखा चलता है 3 की स्पीड पे तो कांस्टेंट है, तुम 4 कर लेते हो तो तेज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, 4 पे कांस्टेंट हो जाती है अब की बार। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, तो ये क्या बोल रहा है कि यूं करके यूं गोल घूम के आएगा, कितना समय लगेगा, तो हमने बोला कि डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर, स्पीड होगी इसकी v, तो टाइम पीरियड निकल आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 2 पाई आर एंड स्पीड इज v। ठीक, अब ये r और v की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो r और v की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो v की वैल्यू तो है rg tan थीटा, ये देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा, तो डाल देते हैं इसको, तो इससे मिलेगा 2 पाई r अपॉन v की जगह मैंने डाला अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ये समझ में आई बात, वैल्यू v की पुट कर दी, वैल्यू v की पुट करने के बाद यहां पे ये रूट है, ये रूट से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2 पाई, ये r को मैं लिख सकता हूं रूट r इंटू रूट आर, और ये रूट r से एक रूट r कैंसिल, तो ऊपर बचेगा रूट r, और अपॉन में क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ g tan थीटा। ये समझ में आई कहानी क्या थी, r का रूट r इंटू रूट r लिखा, रूट r से एक रूट r कैंसिल, ऊपर रूट r अंडर रूट ऑफ g tan थीटा। ये टाइम पीरियड आया लेकिन r के टर्म्स में आ गया, ये रेडियस के टर्म्स में, रेडियस थोड़ी पता है हमको, हमको उसकी लंबाई पता है, लंबाई, रेडियस पता हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन लंबाई पता है हमें, तो लंबाई को रेडियस के टर्म्स में कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एंगल थीटा लंबाई को कन्वर्ट करें, तो यहां मैं डायग्राम बना देता हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये रेडियस r है और ये वाला एंगल थीटा है, और यहां से यहां तक लंबाई l है। ठीक, तो ये वाली जो लाइन होगी ये अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगी, पाइथागोरस लगाया कुछ नहीं करा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये होता है, तो ये अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगी। ठीक है, अब इस केस में मान लो कि मैंने तुमसे बोला साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा होता है p अपॉन h, ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, r अपॉन l, जिससे r की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी भाई r की वैल्यू l साइन थीटा, r की वैल्यू क्या है l साइन थीटा, तो अपन यहां रख सकते हैं r की वैल्यू l साइन थीटा। ठीक, तो ये मिटा रहा हूं क्योंकि आप लिख चुके हो, तो r की जगह मैं क्या डालूंगा l साइन थीटा, तो इसके आगे यहां लिख देते हैं, ये इतना हिस्सा पहले नोट कर लेना, उसके बाद इधर आ जाना। तो टाइम पीरियड हमारा जो आया वो था 2 पाई रूट r अपॉन अंडर रूट ऑफ g tan थीटा, ये उधर से लेके आया मैं यहां से, 2 पाई रूट r अंडर रूट ऑफ g tan थीटा, और इसमें मैं r की वैल्यू डालने वाला हूं, r की वैल्यू डाल देंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r की जगह l साइन थीटा, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट कॉमन कर लेता हूं, g tan थीटा, रूट कॉमन कर लिया मैंने दोनों, इससे मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l साइन थीटा अपॉन g, साइन tan थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l कॉस थीटा अपॉन g। ये सिंपल पेंडुलम जैसे आ गया, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी की जगह l कॉस थीटा बाई जी, तो याद रखना भी आसान है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जैसा है, याद रखना आसान है। ठीक है, तो याद रखें इसको, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। चलिए नोट कर लीजिए, ध्यान रखना यहां से नोट करना है, फिर ये करना है पहले और उसके बाद यहां से वापस आना।
ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। चलिए लिख लीजिए फटाफट। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड and carries a mass of 200 gram at the other end. The string makes 5/2 pi revolutions per second around the vertical axis passing through the fixed end. Calculate the tension angle theta with vertical and linear velocity. अगर आपको लगता है आप कर लेंगे तो पॉज दबा दीजिए, कंसेप्ट समझा दिया है, और अगर नहीं लगता तो समझने की कोशिश करें क्या बोल रहा हूं। A string has a length of 50 centimeter. String has a length of 50 centimeter. ठीक, fixed at one end, ये fix कर दिया भाई, ये fixed at one end. Carries a mass of 200 gram, 200 ग्राम at other end, ये हो गया। String makes an angle of makes 5/2 pi revolution per second. String revolution per second लगा रही है 5/2 pi. Around the vertical axis passing through the fixed end. Fixed end से जो vertical axis pass हो रही है उसके around, यानी कि कैनोनिकल पेंडुलम को ही दूसरी तरीके से लिखा गया। फाइंड द टेंशन, ये वायर कितना टेंशन हो गया। दूसरा एंगल विद द वर्टिकल, इसका मतलब ये यहां से यूं एंगल कितना बनेगा, और जो स्पीड मैंने यूं दे रखी है उसको लीनियर वेलोसिटी, वो कितनी, ऐसे में लीनियर वेलोसिटी कितनी। एंगुलर भी पूछ सकता हूं, ठीक है, तो एंगुलर तो पहले निकल जाएगी, फिर उसके बाद लीनियर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उससे बात करना चालू करें। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन वहां परीक्षा में आए तो एक छोटा डायग्राम बना लेना, उससे थोड़ा सा अंदाज लग जाता है, और डायग्राम बनाने में ज़्यादा देर लगनी नहीं है। यूं एक लाइन खींची, ये इधर बनाया, ये इधर बनाया, ठीक है, और ये करके ऐसा यूं गोला बना दिया, और इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तरफ से काफ़ी हो, ठीक है। और हमको ये बताया कि ये रेडियस है और ये वाली लेंथ एल है और ये वाला उसका एंगल थीटा है। नीचे क्या लग रहा है, एम जी, इधर साइड क्या लग रहा है, टेंशन टी, और टेंशन के हो गए दो कंपोनेंट्स में से एक ऊपर चला गया, दैट विल बी टी कॉस थीटा, और एक इस साइड आ गया, दैट विल बी टी साइन थीटा, और इससे जो है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो गया एफ सी, विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बार में से कुछ भी लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर बार जो तुम्हें पता, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी। बस ये फोर्सेस याद रख लेना। अब क्या करना कि उसने जैसे पूछा है हमसे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 सेंटीमीटर, तो ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब 1/2 मीटर, ये उसने हमको दे रखा, एक डेटा दिया हुआ। उसके बाद वो बोल रहा मास 200 ग्राम है, तो ठीक है भाई, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब मास है 1/5 kg, ये भी ठीक हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है द स्ट्रिंग मेक्स 2/π रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, जो रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो इट इज 5/2π रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड लगा रहा। अब इससे ओमेगा आ जाता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn, तो ये लिखा मैंने 2π और n की जगह नीचे लिखा 5, 2πn होता अपॉन n, 2πn, तो 2πn विच इज इक्वल टू 2π लिखा, और n की जगह क्या लिखा मैंने 5/2π, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, इससे ओमेगा आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, इतना डेटा उसने हमको दिया हुआ है। तो जो डेटा हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक तो लेंथ दे रखी है 1/2 मीटर, ठीक, मास दे रखा है 1/5 kg, उसके बाद ओमेगा दे रखा है उसने 5 रेडियन पर सेकेंड। इतना डेटा हमारे पास, क्या निकालना है, टेंशन निकालनी। तो टेंशन बताओ कौन किसको बैलेंस करता है, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करता है, एम जी को, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करता है, एम जी को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर को। तो टी साइन थीटा बैलेंस करता है एम आर ओमेगा स्क्वायर को, और टी कॉस थीटा बैलेंस करता है एम जी को। ये दो इक्वेशंस बनती है हमेशा। इस बार मैंने लीनियर की जगह एंगुलर में बना ली, लीनियर भी बना सकते हो, इक्वल टू आर ओमेगा लगा। मुझे क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। अब टेंशन इससे निकालने में क्या क्या चाहिए होगा, थीटा चाहिए होगा, थीटा हमारे पास है नहीं। मास चाहिए होगा, है, इसमें रेडियस चाहिए होगी, रेडियस नहीं है, इसमें मास है, इसमें थीटा डाल दें तो ये बन जाएगा टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू, देखो, एम जी अपॉन कॉस थीटा ले लिया मैंने। अब मेरे पास वो ट्रायंगल था जो मैंने यहां बनाया था पिछली बार, वो ट्रायंगल याद रखा करो,
ये ट्रायंगल ऐसा है और इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी लंबाई है एल, और यहां से यहां तक आता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस वाले में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिख रहा है ना, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कौन है भाई? ये है बेस, ये वाला। तो बेस हो गया इसका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस हो गया इसका एल। ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा की वैल्यू। ऐसे कैसे तुम्हारी साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ओमेगा है, ये ओमेगा है, आर है, थीटा है, तो ये कॉस थीटा पुट करने में कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। कॉस थीटा में यहां डाल दूंगा तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा, और यार आर दिया नहीं है उसने, तो मैं इसमें साइन थीटा निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा निकाला है, साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा पिछली बार भी निकाला था हमने, वो होता है पी अपॉन एच। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा है भाई? तो परपेंडिकुलर इस वाले एंगल से देखा जाए तो ये, और हाइपोटेन्यूस ये है, इसका मतलब आर अपॉन एल है। तो इससे तुमको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। आर इज इक्वल टू क्या है? एल साइन थीटा, पिछली बार भी आई थी। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा इसमें पुट करो, इसमें 2 नंबर 1 में। तो 1 वाली इक्वेशन क्या है? 1 वाली इक्वेशन है टी साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम, और ये जो आर निकाल के लाया हो ना, आर यहां से इसको उठा के यहां में पुट कर दो। तो इसको उठा के यहां पुट करोगे तो क्या आएगा? आर यह आ जाएगा एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टेंशन का फॉर्मूला आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल। ये फॉर्मूला या तो याद कर लें या फिर इस तरीके से वहां डिराइव करें। ठीक है, ये फॉर्मूला टेंशन का निकल गया। अब टेंशन का निकल गया तो देखो, मास तुम्हारे पास है, ओमेगा तुम्हारे पास है, और लेंथ ऑफ द थ्रेड भी है, तो ये डायरेक्ट निकल गया ना फॉर्मूले से। तो ये टेंशन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो एक टेंशन खत्म हो गया। ठीक है, टेंशन निकालने से एक टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये मास की जगह लिखा 1/5, ओमेगा स्क्वायर में है तो 5 × 5 इंटू लंबाई 1/2। तो इससे टेंशन इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे डिवाइड किया तो 2.5 न्यूटन आ गया। ये इसका आंसर आ गया पहले वाले का। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2.5 न्यूटन। टेंशन निकल आई और टेंशन निकल गई। अब उसने अगला क्वेश्चन पूछा है कि थीटा विद द वर्टिकल। थीटा विद द वर्टिकल निकालने के लिए ये यूज कर लो, अब जो अपन पहले से बना के बैठे। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, एम पता है, जी पता है, टी निकल ही आया। ठीक है ना, तो अब की बार ये यूज कर लेते हैं, टी इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। 2 इक्वेशन है, वही काम आती है बस। तो अब टेंशन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी इससे? एम जी बाई टेंशन। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन टेंशन। कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू क्या भाई? 1/5, 1/5, जी की वैल्यू 10, और अपॉन में टेंशन। टेंशन तुमने निकाल ली 2.5, तो ये 2.5 यहां हो गया। ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 2.5 हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 2.5 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 20 और नीचे आ गया 25। 5 से कैंसिल आउट किया तो ऊपर आया 4, नीचे आया 5, और कॉस थीटा में 4/5 होता है 37 डिग्री पे। कॉस थीटा में 4/5 कितने डिग्री पे होता है? 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे। तो ये अलग अलग कलर से लिखे हैं, ऐसा ना करें कि उधर से इधर उतार दें। तो ये आंसर आ गया सेकंड वाला, तो ये वाला आ गया 37 डिग्री पे, सेकंड हो गया। अब उसने पूछा कि व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी यहां निकाल देते हैं। ठीक है, क्या पूछा है? लीनियर वेलोसिटी। दिस इज थर्ड। लीनियर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें आर चाहिए और ओमेगा चाहिए। ओमेगा है लेकिन आर नहीं है। तो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई और तरीका है क्या? लीनियर वेलोसिटी मतलब ये यहां से जो गोल घूमेगी, तो उस केस में हम आर की जगह वैल्यू डाल सकते हैं एल साइन थीटा। ठीक है, आर की जगह क्या डाल सकते हैं? एल साइन थीटा। तो यहां पे देखें, v इज इक्वल टू आर की जगह मैंने डाला एल साइन थीटा, ये भी याद ही रख लें। तो ये हो गया एल साइन थीटा इंटू ओमेगा। अब v इज इक्वल टू एल, क्या तुम्हें लंबाई पता है? हाँ पता है, ये रही 1/2 मीटर।
साइन थीटा की वैल्यू, तो थीटा तुम्हारे पास 37 है ना, तो साइन 37 की वैल्यू आ गई, साइन 37 3/5 होता। और ओमेगा, तो ओमेगा 5 है, ये 5 है, 5 से 5 कट गया, 3 से 2 डिवाइड करोगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी। तो ये लास्ट वाले का आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात? तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों हमने कर दिए। करना कुछ नहीं है, कंसेप्ट एक ही है, तुमको इसके टी साइन थीटा को mv² के बराबर, टी कॉस थीटा को mg के बराबर, और ये ट्रायंगल याद रखना। इस ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की भी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, ट्रायंगल याद रखना। टेन थीटा की वैल्यू कब जरूरत पड़ेगी? जैसे साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया था ना अभी अपन ने, टेंशन कट गया था, टेन थीटा आ गया था, तो टेन थीटा निकाल के यहां से यहां रखा जा सकता। बस इतना कंसेप्ट है इस पूरे में, ठीक है ना। तो लिख लें इसको पूरे को फटाफट। ये क्वेश्चन लिखा है, एक बार लिख लें इसको। A small marble of mass small m moving inside smooth hemisphere of radius r describe a horizontal circle at a distance r/2 from the center of the sphere. Find the time period of revolution and force with which the block pushes against the hemisphere. लिख लें इसको, पॉज दबा के लिख लें। चलिए लिख लिया आपने, बताएं क्या पूछ रहा। स्मॉल मार्बल ऑफ मास m, ये मार्बल देख रही है, मार्बल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस r है, तो ये रहा हेमिस्फीयर, ठीक है, जिसकी कोई रेडियस r, ये इसके अंदर है, ठीक। मूविंग इनसाइड एंड डिस्क्राइबिंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द, क्या लिखा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। r/2 फ्रॉम द सेंटर, मान लो ये सेंटर है स्फीयर का, थोड़ा सा ऊपर होता है वैसे, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से r/2 नीचे एक हेमिस्फीयर, एक सर्कल बना रहा। तो इसका टाइम पीरियड बताना रिवॉल्यूशन का, और ये बताना है कि फोर्स विद विच द ब्लॉक पुशेस अगेंस्ट द हेमिस्फीयर, यानी कि ये ब्लॉक उस हेमिस्फीयर को कितने से पुश करेगा। ब्लॉक का मतलब वो मार्बल है। कहां लिखा है यहाँ पे, स्फीयर, फाइंड द स्फीयर विद विच द स्फीयर, ये ब्लॉक की जगह स्फीयर है, स्फीयर पुशेस अगेंस्ट द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये स्फीयर इस हेमिस्फीयर को कितने तरीके से पुश कर रहा। अब देखो मैं इसको चलाता हूं, ये ऐसे चल रहा, आवाज आ रही है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है। अब ये सर्कुलर मोशन में है तो ये जमीन से उड़ गया, देखो ध्यान से, जमीन से उड़ गया है, दिख पा रहा है। अब ये जब जमीन से उड़ गया है तो अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा ना बहुत तेज, तो ये ऊपर ऊपर चलेगा, और स्पीड कम कर दूंगा तो ये नीचे नीचे आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ मिनिमम स्पीड कितनी रखूं जिससे जमीन को टच ना करे, और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड कर दूं जिससे ये बाहर निकल जाए, मतलब बाहर ना निकल पाए, मतलब बहुत तेज घुमाएंगे तो बाहर निकल जाएगा ना, तो बहुत तेज घुमाएंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो वो मैक्सिमम स्पीड भी इसकी एंगुलर की पूछी है उसने। तो अपन ने क्या किया, हल्का करा, तो कम से कम कितनी स्पीड करें जिससे जमीन से हल्का सा ऊपर उड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड रखें जिससे ये बाहर ना निकल पाए। ये दबा रहा है इसको, ये जब चलता है ना तो दबा रहा है इसको, इसके वॉल्स को दबा रहा है, नीली वाली सफेद वाली के वॉल्स को दबा रही है। तो रिएक्शन कितना मिल रहा है, रिएक्शन ही तो पूछा उसने लास्ट में। फोर्स विद विच द स्फीयर पुशेस अगेंस्ट द हेमिस्फीयर, पुशिंग अगेंस्ट द हेमिस्फीयर मींस रिएक्शन पूछा, और मिनिमम एंगुलर, मिनिमम और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पूछिए जिससे अंदर और बाहर रहे, वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। और इसके बाद क्या है, टाइम पीरियड पूछा, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने घुमाया, इसका टाइम पीरियड क्या होगा रिवॉल्यूशन का, यदि मिड पे घूम रहा है r/2 ऊपर से। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये और तेज ऊपर की तरफ जाने लग गया है, और स्पीड बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये इसकी जो है वो मैक्सिमम स्पीड थी, इससे ज्यादा तेजी से इसको घुमाने से वो सर्कल में ऊपर चढ़ रहा था, और ऊपर चढ़ के वो बाहर हो गया। तो मिनिमम एंगुलर स्पीड, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, दो क्वेश्चन करना है। चलो देखें, सबसे पहले तो अपन इसका डायग्राम बनाए, तो ये हमने बनाया हेमिस्फीयर,
सही बना है, जिसकी रेडियस है r और इसमें वो जो गोली है मार्बल वो गोल घूम रही है ये इस तरीके से, और ये यहां पे गोल घूम रही है ये, ठीक है, इस तरीके से, और यहां से लेके यहां तक की एक रेडियस मान लो कि स्मॉल आर है, ये रेडियस अलग होगी, ये रेडियस अलग होगी, बड़ा आर है छोटा आर। अब इसको मैंने यहां से यूं ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, क्या है इसका मास एम है, ठीक है, मास एम है तो भाई नीचे की तरफ लगा देगा ये mg, इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं, इधर बना देता, तो ये नीचे की तरफ लगा देगा mg, ठीक है, यहां पे भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन देखनी है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा रेडियस की तरफ आएगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। ये वाली जगह पे अगर मैं टेंजेंट डालूं तो ये इससे 90 डिग्री पे आता है ना, ये क्या बनाया भाई मैंने, टेंजेंट बनाया, टेंजेंट से नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री पे आता है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल रिएक्शन को n से लिख रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को मैं r से लिखता हूं, पर यहाँ रेडियस r है, तो n क्या है, n इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, कुछ लोग n से लिखते हैं किताबों में भी। अब क्या होगा कि इसने कुछ एंगल बना लिया होगा, यहाँ ये वाला एंगल कुछ बना लिया होगा घूमते घूमते, अब ये एंगल बना लिया होगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको अगर अपन यूं में देखें तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा, उसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल, आउटसाइड द सर्कल, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये होगा m r ओमेगा स्क्वायर, ये स्मॉल r है, ध्यान रखना, स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर, कैपिटल R नहीं, क्योंकि जब ये घूमते घूमते ऊपर पहुंचेगी ना तो कैपिटल R होगा, जब मैंने फास्ट कर दी थी तो कैपिटल R हो गया था, लेकिन अभी ये नीचे घूम रही है तो ये स्मॉल r, ठीक, यहां तक समझ में आई बात। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन को ही दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक पार्ट नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर कर लेते हैं और एक पार्ट नॉर्मल रिएक्शन का इधर कर लेते हैं। अब हमको ये पता है कि ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा इसके आमने सामने, तो नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट तो ऊपर लग गया और नॉर्मल रिएक्शन का साइन कंपोनेंट इधर लग गया, तो साइन कंपोनेंट इधर साइड, नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट इधर, mg नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड, और ये गोल घूम रही है, इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। समझ में आया डायग्राम क्या बनाया? तो n साइन थीटा किसके बराबर, fc, n cos थीटा किसके बराबर, mg, तो लिख दें यहां पे n साइन थीटा बराबर m r ओमेगा स्क्वायर और n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशन बनी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, कोई डाउट इसमें? अब इसके बाद ये बताएं कि उसने क्या बोला है, स्मॉल मास ऑफ मार्बल एम मूविंग स्मूथ हेमिस्फीयर रेडियस आर डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सर्कल एट ए डिस्टेंस r/2। इस क्वेश्चन में ये r/2 शब्द और लाया है, एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, इससे एट ए डिस्टेंस r/2, इसका मतलब ये वाला दे रखा है उसने r/2 यहां से यहां तक, ठीक है। ये r/2 से तुम्हें r निकालने में मदद मिल जाएगी, r निकालने में, क्योंकि r हर बार बदलेगी, तुम तेज कर रहे थे ना r चेंज हो रही थी, हल्का कर रहे थे r कम हो रहा था, तो ये जो r है इसको हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यहां तो वैसे क्या हुआ कि ये जनरलाइज्ड है, ठीक है, ये हमेशा लगेगा, ये जो मैंने दो इक्वेशन बनाई है इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिया ही नहीं, डायरेक्ट ही बना दिया है, तो ये तो हमेशा लगेगी, हर क्वेश्चन में लगेगी। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन स्पेसिफाइड जब होगा तो उस केस में इसने दे रखा r/2, कोई बोलता r/3, कोई कुछ बोलता, तो उसका वाले केस में क्वेश्चन बदलते हैं। अच्छा, अब इसने एक चीज और पूछी है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो इसका मतलब यदि तुम्हें n चाहिए तो तुम क्या करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, ऐड कर दोगे तो तुम नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, 1 का स्क्वायर कर देता हूं, 2 का स्क्वायर कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो ये हो गया n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर
प्लस एम जी होल स्क्वायर। इन दोनों में से एन स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी अंडर रूट ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन इस छोटी रेडियस आर पे डिपेंड है। तुम छोटी रेडियस समझ रहे हो किसको बोल रहे हैं? आर, ठीक है, जिसमें वो घूम रहा है। जैसे मान लो ये बॉल है, इस बॉल की कुछ रेडियस होगी वो कैपिटल आर है, लेकिन मान लो कि हमारा पार्टिकल सिर्फ इसमें घूम रहा है तो ये जो लाल वाले कलर की रेडियस है ये स्मॉल आर है। ठीक है, ये लाल वाले कलर की रेडियस समझ में आई, ये स्मॉल आर। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक, वो बात अलग है कि पार्टिकल घूमते घूमते ये है रेडियस स्मॉल आर, ये इसकी थी कैपिटल आर। ठीक है, ये यूं करके यूं फिक्स कर दिया। तो पार्टिकल घूमते घूमते मान लो यहां तक आया है तो इसकी रेडियस अलग है, लेकिन और ज्यादा हो गया तो यहां से फिर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो हम मैक्सिमम स्मॉल आर को कैपिटल आर कर सकते हैं। तो हमको स्मॉल आर और कैपिटल आर में अंतर समझ में आया। ये जो आई है रेडियस स्मॉल आर है और इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस इससे बड़ी है वो कैपिटल आर है। तो यहां पे मैंने क्या करा, स्मॉल आर के टर्म्स में निकाल दिया है। अब ये स्मॉल आर हर बार अलग होगा, जैसे उसने बोल दिया कि नीचे घूम रहा ऊपर घूम रहा उस पर डिपेंड करता। तो अब यहाँ पे देखें n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बोलता है कि यदि r बढ़ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। और r बढ़ेगा कब? r यानी स्मॉल रेडियस r ये वाली कब बढ़ेगी? जब अपन इसको फास्ट घुमाने लगेंगे। फास्ट घुमाने लगेंगे तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कैपिटल R के बराबर हो सकती है। उसके बाद फिर क्या होगा कि ऊपर हाफ ही हेमिस्फीयर है ना, उसके बाद तो जगह ही नहीं है, तो उस वक्त ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब ये नॉर्मल रिएक्शन अपने को पता पड़ गया। अब फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए ओमेगा चाहिए रहता है। ये ओमेगा पता पड़ जाएगा तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन उसके लिए पहले साइन थीटा और ये सब चाहिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये डायग्राम देखें, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, दिस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, इस डायग्राम को बनाया। ये डायग्राम बनेगा ऐसा, जिसमें यहां से आता कि रेडियस आर है, ये वाला एंगल थीटा है और ऊपर से लेके नीचे तक r/2 है। ठीक है, ये इसका क्या है, r/2 है। अब इस डायग्राम के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमें साइन थीटा कॉस थीटा जो चाहिए होगा वो हम निकाल लेंगे, या फिर अपन r को कैपिटल R के टर्म्स में ले जाएंगे। तो इसको रिलेट करना, इसके थीटा लगा के बताओ क्या बनाऊं। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो टेन थीटा से रिलेट हो जाएगा। ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, ये परपेंडिकुलर है स्मॉल आर, और बेस इसका है कैपिटल R/2। इससे मुझे स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल इज आर इज इक्वल टू R/2 टेन थीटा। ये इस क्वेश्चन में मिल गई है, स्मॉल आर इज इक्वल टू R/2 टेन थीटा। अच्छा, एक चीज और मैंने तुम्हें बताई थी, ये तो यहां तक छोड़ दिया मैंने इसको करके। एक चीज ये भी बताई थी कि तुम 1 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये अपन ने पहले कोनिकल पेंडुलम में भी किया है। तो जब अपन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखें नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा, विच इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2r/r है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2r/r है। ये सब इधर साइड लिखा है जनरल है, और ये वाला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही है। तो पहले तुम क्या करो, ये डायग्राम बना लो, ये जनरलाइज लिख लो, उसके बाद फॉर दिस क्वेश्चन करके इसके आगे लिखेंगे अपन। तो पहले इतना लिख लो, फिर मैं मिटाऊंगा उसको। लिख लिया, तो ये जनरलाइज है यहां तक का, और ये हमेशा रहेगा, और ये वाला इस क्वेश्चन के लिए। अब अपने को क्या निकालना है, तो एक और रिलेशन देखें कि इस ट्रायंगल के अंदर इसने ये R/2 दे रखा है, ठीक है, और ये वाली चीज क्या है, ये हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस कैपिटल R ही होगी। हाइपोटेनियस भी तो रेडियस है स्फीयर की, ये भी रेडियस है स्फीयर का, ये भी रेडियस है स्फीयर की। तो हाइपोटेनियस को मैं H बराबर क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा ये हमेशा ही होगी, तो हमेशा होगी तो इधर लिख लेते हैं इसको कि ये वाले ट्रायंगल
के अंदर हम हमेशा लगा पाएंगे स्मॉल आर, और ये वाला थीटा है और ये वाला कैपिटल आर, ये हम हमेशा लगा पाएंगे। ठीक, हमेशा लगा पाएंगे। तो इसमें और इसमें कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या? तो बना सकते हैं भाई, ये हाइपोटेन्यूस है और ये वाली क्या है, ये वाली परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा बनेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पी अपॉन एच। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह अपन आर लिख सकते हैं और हाइपोटेनियस की जगह कैपिटल आर, इससे स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। ये भी हम हमेशा लिख पाएंगे, ये भी हमेशा वाले में डाल देना। अब एक चीज ध्यान रखो, ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब कोनिकल पेंडुलम ही है। कोनिकल पेंडुलम जैसा ही तो चल रहा है। बेसिकली कोनिकल पेंडुलम भी यूं ही घूम रहा था, बस ऊपर से हाथ से पकड़ रखा था, यहाँ ऊपर से हाथ से ना पकड़ते हुए ऐसे चला रहे हैं। ये यहां से देखो ना, ये यूं करके ऐसे कोनिकल पेंडुलम ही तो बनाया, तो ये पूरा का पूरा कोनिकल पेंडुलम जैसे ही तो आ गया। बस अंतर क्या हुआ, जहां कोनिकल पेंडुलम में टेंशन शब्द होता है वहां इसमें नॉर्मल रिएक्शन आता है। नॉर्मल रिएक्शन यूं आता है, उधर टेंशन आता था। ये इसको तुम वायर मान लो तो ये टेंशन है। तो यही तो इक्वेशन बनी थी उसकी, टी साइन थीटा अपॉन टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर टी कॉस थीटा दिस। फिर हमने डिवाइड भी कर दिया था, फिर हमने स्क्वायर लेके रूट ले लिया था, और ये साइन थीटा वाला रिलेशन भी उसी का बन गया था। तो ये पूरा का पूरा जो बाउल का क्वेश्चन है, जब तक इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसमें फ्रिक्शन भी आ सकता है, ठीक है, तो जब तक इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ये क्या है, कोनिकल पेंडुलम ही है, सेम कंसेप्ट है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये स्मॉल आर की वैल्यू यहां पे डाल दें। तो नॉर्मल रिएक्शन पूछा ना उसने, फाइंड द फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा उससे। तो ये वाली जो वैल्यू है आर साइन थीटा, इसको पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, उसको काय में पुट कर देना, इक्वेशन 1 में। वहां पे दिख नहीं रहा है साइड में, इधर लिख देता हूं, पुट इन 1, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो यहां से पुट कर रहा हूं मैं यूं ले जाके इसमें, और इसको इधर लिख रहा हूं। तो इससे एक चीज और मिल जाएगी कि n साइन थीटा इज इक्वल टू m, स्मॉल r की जगह हमने पुट किया कैपिटल R साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया इसका एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है। तो इसने पूछा ऐसा, फाइंड द फोर्स, ये लिखा फोर्स विथ विच द स्फीयर पुशेस अगेंस्ट द हेमिस्फीयर। स्फीयर हेमिस्फीयर को कितने से पुश करेगा, तो स्फीयर हेमिस्फीयर को कितने से पुश करेगा, नॉर्मल रिएक्शन से। तो ये नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। इसका मतलब ये एक बेसिकली आंसर ही है, एक आंसर है ये, ठीक। चलो अब उसके बाद दूसरे वाले केस में टाइम पीरियड पूछा। तो देखो अलग अलग सर्कल्स जो होंगे उसमें अलग अलग टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड अलग अलग होगा, इसलिए फॉर दिस क्वेश्चन ओनली स्मॉल r इज इक्वल टू r/2 tan थीटा, ये अपन टाइम पीरियड में या इसमें रख देते हैं, इस वाली में tan थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो इसको उठा के किस में रखना है, इस वाली इक्वेशन में। इसका कोई नंबर दे दिया करो कि नंबर 3 की इक्वेशन है, तो पुट इन नंबर 3, ये 1 2 ये 3 ले लो, तो ये 4 ले लो, कुछ भी कर दो, ये 4 ले लो, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 4। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या है, ये पुट कर रहे हैं अपन वैल्यू। tan थीटा क्या था हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाई जी था। इसके अंदर मैं r की वैल्यू डाल रहा हूं कैपिटल R/2 tan थीटा। r की वैल्यू क्या डाली मैंने, कैपिटल R/2 tan थीटा, ओमेगा स्क्वायर वैसा का वैसा अपॉन में g, ठीक। tan थीटा से tan थीटा कट गया, ये tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो 2g अपॉन r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये 2 इधर गया, g भी इधर गया, इधर 1 है ना, तो 2 इधर गया, g इधर गया, अपॉन में r नीचे आया और ओमेगा स्क्वायर, तो 2g अपॉन r इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया। इससे ओमेगा की वैल्यू निकल आई, ओमेगा की वैल्यू निकल आई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g बाय r, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई t विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g बाय r। आई बात समझ में, तो इससे t निकल आया, t इधर गया, ये इधर उधर कर दो, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन 2g। अब जगह ही नहीं बची, इतना बड़ा क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन 2g। अब तुम खुद भी कर सकते हो अपने आप भी, ऐसे सिर्फ क्वेश्चन उतारने से नहीं होता है, कंसेप्ट समझा दिया है, अपने आप कर लो। तो ये यहां से कितना आ गया, टाइम पीरियड r अपॉन 2g। अब वो दिख नहीं रहा, नीचे जगह ही नहीं बची, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूं इसी को, यहां आंसर t इज इक्वल टू 2 पाई
√r/2g, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन में ये आंसर याद नहीं रखना, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, किसी और क्वेश्चन के लिए कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक स्मॉल r था। चलिए पूरा नोट कर लीजिए आप, पॉज दबाओ, शांति से समझ समझ के नोट करो उसको पूरा का पूरा। बल्कि मैं तो ऐसा बोलता हूं कि इसको जो है रोकने के बाद आप मन से लिखें पूरा का पूरा, डायग्राम वाइग्राम सब बनाए, ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, और नहीं याद हो तो रिवर्स मारो, एक बार फिर से देखो, फिर लिख लो। चलिए अब मैं मिटा दूं इसको। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद ही आगे की क्लास में करेंगे। तो एक थोड़ा सा ये बता दूं कि एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर ये मार्बल को जो है वो ऐसे कोनिकल चीज में डाल देंगे। ये कोनिकल चीज में ऐसे डालेंगे और यूं घुमाना चालू करेंगे जैसे अभी घुमाया था, तो ये मार्बल ऊपर चढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फिर तीसरे तरह के क्वेश्चन में ग्लास रहेगा, लेकिन वो ऐसा कोनिकल शेप में नहीं रहेगा, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, सीधा सीधा, और उसके अंदर कोई सा ऑब्जेक्ट डाल के यूं घुमाने लग जाएंगे। तो उसमें हर केस में एक प्रेसिंग फोर्स मिलता है। जैसे ही तुम किसी भी चीज को इसमें डाल के यूं घुमाने लग जाते हो ना, तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करने लगता है बाहर की तरफ। तो ये जो मार्बल है या बॉक्स या ब्लॉक कुछ भी बोल लो, ये आगे की तरफ इसको यूं दबाती है। ठीक है, ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब अपन यूं करते हैं तो बाहर निकलने की कोशिश करती है, और बाहर निकलने की जब कोशिश करती है तो बाहर जाने की जगह नहीं है तो दबाती है। और जब ये दबाती है तो उधर से वो नॉर्मल रिएक्शन दे देता है, क्योंकि वो तो उसको जैसी प्रेसिंग फोर्स मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जैसे सरफेस ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर यानी यूं होगा सेंटर की तरफ। अगर ऐसी सरफेस है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट के परपेंडिकुलर यूं होगा। तो अगर मान लो सिलेंडर का क्वेश्चन आया, तो सिलेंडर के केस में तो स्ट्रेट वॉल्स रहती हैं, तो उसके अंदर जब ये प्रेसिंग फोर्स यूं लगाएगी मार्बल, तो उस केस में उसको नॉर्मल रिएक्शन किधर मिलेगा, इसी साइड। जैसे प्रेसिंग फोर्स यूं लगाएगी सिलेंडर के केस में, तो इधर साइड नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। लेकिन ये गिलास वाला जो केस बताया था उसमें ऐसा है, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन गिलास से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे गिलास है, तो ये गिलास अगर यूं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो यूं नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ऐसा। ठीक है, और अगर ये वॉल स्ट्रेट है तो यूं नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करता है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन जो है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। फिर ये याद रखना, जो गोल घुमाया इसके क्वेश्चंस और हैं तो वो मैं कराऊंगा अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।